Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss about chapter 9 of civics, class 7. Chapter name is Life in the Temperate Grasslands. Life in the Temperate Grasslands. Students, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उनमें जो लाइफ होती है वो किस टाइप से पाई जाती है, उसके जो फ्लोरा और फौना के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में, एंड वहाँ के जो पीपल होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखिए, फॉरेस्ट के लिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि ऐसी जगह से डिफ़ाइन कर सकते हैं जहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो वहाँ की मेन वेजिटेशन होती हैं एक तरह से, ठीक है। मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन यानी कि वेजिटेशंस की जो ट्रीज होते हैं वो एक टाइप होते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ पर जो ट्रीज होते हैं बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसको फॉरेस्ट के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। और जो ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे रीजन से जहाँ पर ग्रासेस होती है वो वहाँ के प्लांट लाइफ की एक मेन टाइप होते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पर ग्रासेस पाई जाती हैं। क्लियर। ग्रासलैंड्स मेक अप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। और ग्रासलैंड्स आपके मतलब मेन लैंड सरफेस है उसका अ क्वार्टर पाए जाते हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन द वाट climate and soil are like, as climate plays an important role in the formation of grasslands। देखिए, इसमें बताया गया कि द टाइप ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के टाइप्स होते हैं जैसे दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन, और वो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में ग्रो होते हैं, ठीक है। जो क्लाइमेट एंड सॉइल लाइक आर लाइक, जैसे कि वहाँ की जो क्लाइमेट होती है और सॉइल होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के टाइप्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। यानी कि जहाँ पर जिस टाइप की सॉइल होगी और क्लाइमेट होगी तो वहाँ पर उसी टाइप के प्लांट्स ग्रो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लांट्स ग्रो होने की जो प्रोसेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वहाँ के क्लाइमेट एंड सॉइल पर। क्लियर। एज क्लाइमेट प्लेज, और इस तरह से क्या है कि जो क्लाइमेट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड के फॉर्मेशन में। यानी कि ग्रासलैंड को फॉर्म करने में वहाँ का क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। इट इज़ जनरली यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ डिवाइडेड टू वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। और यहाँ पर वर्ल्ड्स के जो ग्रासलैंड्स हैं यानी कि संसार के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दोज दैट ऑक्वर इन द टेम्परेट रीजन, एक तो फर्स्ट टाइप है जो आपके टेम्परेट रीजन में ग्रो होते हैं। क्लियर। एंड दोज दैट ऑक्वर इन द ट्रॉपिकल रीजन, और सेकेंड जो ट्रॉपिकल रीजन में ऑक्वर होते हैं। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रेरीज। तो फर्स्टली हम यहाँ डिस्कस करेंगे द प्रेरीज, प्रेरीज के बारे में। क्लियर। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नॉन एज द प्रेरीज। देखिए, जो टेम्परेट नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट, और ये जो एरिया है, जो रीजन है, ये फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग, और कुछ मतलब स्लोपिंग है, ढालू है, और हिली लैंड, और यह हिली लैंड है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर कुछ माउंटेन्स भी हैं, इसलिए यहाँ इसको हिली लैंड भी कहते हैं। ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ प्रेरीज आर ट्रीलेस बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स। देखिए फॉर द मोस्ट पार्ट, इसका जो मोस्ट पार्ट है प्रेरीज का, प्रेरीज आर ट्रीलेस, यहाँ जो प्रेरीज होते हैं वो ट्रीलेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ट्री होते हैं नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में। ठीक है। बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। यहाँ पर फ्लैकिंग रिवर वैलीज पाई जाती हैं, वुडलैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है। टॉल ग्रासेस, और जो टॉल ग्रासेस होती हैं, लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, ठीक है, अप टू 2 मीटर्स, लगभग 2 मीटर हाई, उनकी जो हाइट होती है लगभग 2 मीटर्स की हाइट तक के यहाँ पर टॉल ग्रासेस पाई जाती हैं प्रेरीज में। ठीक है। यानी कि जो प्रेरीज रीजन है, प्रेरीज क्षेत्र है, उसमें क्या है कि पेड़ तो जो ट्रीज होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, थोड़े बहुत पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन टॉल ग्रासेस यहाँ पर पाई जाती है, बहुत लंबी लंबी ग्रासेस पाई जाती है और जिसकी हाइट लगभग 2 मीटर्स होती है। ठीक है। डोमिनेट्स द लैंडस्केप, इट इज एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रासेस, और इसके लिए वास्तव में क्या कहते हैं, सी ऑफ ग्रासेस कहते हैं। इस रीजन के लिए, प्रेरीज के लिए सी ऑफ ग्रासेस भी कहते हैं। क्लियर। द प्रेरीज आर वार्न्ड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट, और जो प्रेरीज हैं वो आपके रॉकी माउंटेन से बॉन्ड किया हुआ है। ठीक है, वेस्ट में। एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं। ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फिगर 9.2, यू कैन सी दैट द प्रेरीज कवर पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 9.2 ये जो है, इसमें ये मैप दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि इस साइड में ये रॉकी माउंटेन्स है। ठीक है। और यहाँ पर ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है। और ये आपका इतना, ये जो रीजन है ये आपका प्रेरीज रीजन है। क्लियर। और इसके इस साइड में क्या है, ये कनाडा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसमें इसके यू कैन सी दैट द प्रेरीज कवर पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट से ये कवर है, ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा, और कनाडा के पार्ट्स से। क्लियर। इन द यूएसए द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी, और इसमें जो रिवर्स हैं वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं मिसिसिपी की, ठीक है, मिसिसिपी रिवर है, एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्कैचुआन रिवर, सस्कैचुआन रिवर्स हैं, ये भी यहाँ पर ड्रेन होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। देखिए इसके क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। ये पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कंटिनेंट, द क्लाइमेट इज ऑफ कंटिनेंटल टाइप ऑफ विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फर्स्टली तो ये क्या है कि कंटिनेंट का बिल्कुल हार्ट है। ठीक है, हार्ट में यानी कि मिडिल में ये लोकेटेड है। ठीक है, कंटिनेंट के मिडिल में लोकेटेड होने के साथ साथ क्या है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कंटिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाता है। क्लियर।
लगभग द समर्स आर वार्म, जो समर्स होती है वो गर्म होती है, वार्म होती है, विद टेम्परेचर्स अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। लगभग समर में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वाइल इन द विंटर, और जबकि जो विंटर है वो -20 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। यहाँ पर विंटर में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो लगभग आपका आ जाता है -20 डिग्री सेल्सियस। विनीपेग, इन विनीपेग एक प्लेसेस नेम है यहाँ का, ठीक है। विनीपेग कनाडा में पड़ता है ये। इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन। और विंटर्स में क्या होता है कि यहाँ पर स्नो का एक तरह से बहुत थिक ब्लैंकेट कवर कर लेता है इस रीजन के लिए। यानी कि इस रीजन में विंटर सीजन में क्या होता है कि स्नो होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, और स्नो पड़ने से क्या होता है कि वो उस स्नो की एक चादर जैसी बिछ जाती है, यहाँ पर ब्लैंकेट बिछ जाता है, और जो इसको पूरे एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है, यानी कि ढके रहता है इसको। द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। और जो यहाँ की एनुअल रेनफॉल है, यानी कि जो वार्षिक रेनफॉल होती है वो लगभग मॉडरेट होती है, यानी कि बहुत अधिक नहीं होती है, ठीक है। और इतनी होती है कि फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास, कि यहाँ की जो ग्रासेस होती है उसकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होती है। क्लियर। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ वेरियर अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज हेयर। और नॉर्थ साउथ से क्या होता है कि नॉर्थ साउथ वेरियर से यहाँ पर एक विंड फ्लो होती है, ठीक है, लोकल विंड होती है जो ब्लो होती है यहाँ से, उसको हम क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं, ठीक है, चिनूक कहते हैं। चिनूक क्या होती है, ठीक है। तो चिनूक देखिए इसमें बताया गया कि चिनूक इज अ हॉट विंड। चिनूक एक हॉट विंड होती है, गर्म हवा होती है, ठीक है, गर्म हवाएं होती हैं। दैट ब्लोज इन विंटर, जो कि विंटर में बहती हैं, ठीक है, चलती हैं। एंड देयरफॉर रेजेज द टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम। और इस तरह से क्या होता है कि जब ये हॉट विंड यानी कि चिनूक चलती हैं यहाँ पर इस रीजन में, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा रेज होता है, यानी कि थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो। और इसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है इन गर्म हवाओं के साथ, तो क्या होता है कि यहाँ की जो स्नो होती है, बर्फ़ होती है, वो मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, ठीक है। मेकिंग फास्टर लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। और इस तरह से क्या होता है कि जो पास्चर लैंड होते हैं, ग्रास लैंड होते हैं, जिसमें ग्रास होती है जो कि ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स के चरने के लिए अवेलेबल हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरा एंड फौना। देखिए यहाँ पर फ्लोरा और फौना के बारे में डिस्कस करेंगे हम, कि यहाँ पर फ्लोरा और फौना किस टाइप के पाए जाते हैं। फ्लोरा आपकी होती है यहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो, और फौना यहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में। एनिमल्स एंड बर्ड्स किस टाइप के पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, ठीक है। जो प्रेरीज है वो आपका एक ट्रीलेस रीजन है। वेयर वाटर इज अवेलेबल, जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है। ट्रीज सच एज विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर ग्रो। देखिए यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं जैसे कि विलोज होते हैं, एल्डर्स होते हैं, एंड पॉपुलर यहाँ ग्रो होते हैं, ठीक है, पॉपुलर के ट्रीज ग्रो होते हैं। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर। और ऐसे स्थान जहाँ पर रेनफॉल लगभग 50 सेंटीमीटर रिसीव होती है आर सुटेबल फॉर फार्मिंग
वो एरिया कैसे होते हैं कि फार्मिंग के लिए बहुत अधिक सूटेबल होते हैं। एज द सॉइल इज फर्टाइल, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। दो द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मेज, यद्यपि यहाँ की जो मेजर क्रॉप है यानी कि मुख्य फसलें हैं वो हैं आपकी मेज। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा इज नॉन ग्रोन। ये इस टाइप की क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती हैं, उगाई जाती हैं। ठीक है। एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटिल और अनरिलेबल ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पार्स। देखिए, और ऐसे एरिया जहाँ पर जो रेनफॉल होती है बहुत कम होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में होती है, तो ऐसे स्थान पर क्या होता है कि जो ग्रासेस होती है वो बहुत शॉर्ट ग्रासेस, छोटी छोटी ग्रासेस वहाँ पर उगती है। ठीक है। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर द कैटल रेयरिंग। और जब छोटी छोटी ग्रास होती है वहाँ पर, तो ये जो एरिया होता है वो कैटल रेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, यानी कि एनिमल्स को चराने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेज आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज। ठीक है। और जो लार्ज कैटल फार्म्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेंचेज कहते हैं। ठीक है। आर लुक्ड आफ्टर, वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं, स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, काउबॉयज कहते हैं। बाइसन और द अमेरिकन बुफेलोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन दिस रीजन। और इस रीजन के जो बाइसन और अमेरिकन बुफेलोज हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल हैं इस रीजन के। ठीक है। इट नियरली, जैसे कि यहाँ पर ये एक पिक दी हुई है बाइसन की, ये बाइसन है। ठीक है। और तो ये इस रीजन में बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू दिस indiscriminate hunting and is now a protected species. The other animal found in this region are rabbits, coyotes, gophers and prairie dog. देखिए, इसके अलावा आपके इस रीजन में आपके कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। रैबिट्स पाए जाते हैं। ठीक है। कोयोटिस पाया जाता है, गोफर्स पाया जाता है एंड प्रेरी डॉग्स पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीपल। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ के जो पीपल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कैसा उनका फूड होता है, कैसे क्या क्या वो उनका जो लाइफ होती है वो किस टाइप की होती है, तो उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। देखिए, इस रीजन के जो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, यानी कि बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। ठीक है। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस्ड टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये एरिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, इसीलिए यहाँ के जो पीपल होते हैं वो टेक्नोलॉजी को बहुत अधिक यूटिलाइज करते हैं। यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी यूज करके काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि अपना जो वर्क करते हैं यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो उसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और उस टेक्नोलॉजी से ही यहाँ पर तरह तरह का वो प्रोडक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। क्लियर। टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड के 2 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, द यूएसए है एंड कनाडा आर लोकेटेड इन दिस रीजन। जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा इस रीजन में लोकेटेड हैं। ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर्स। और कल्टीवेशन के लिए ये साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है। इसमें आपके ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, हार्वेस्टर्स का यूज करते हैं
एंड कंबाइंस होती हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। हैज़ मेड नॉर्थ अमेरिका अ सरप्लस फूड प्रोड्यूसर, और इस तरह से क्या है कि इन चीज़ों का यूज करके ये नॉर्थ अमेरिका जो है वो सरप्लस फूड प्रोड्यूसर है, यानी कि सरप्लस फूड प्रोड्यूसर यानी कि बहुत अधिक यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है एक तरह से, ठीक है। द प्रेरीज आर ऑल्सो नॉन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, और देखिए जो प्रेरीज रीजन है उसके लिए क्या हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार का वो ग्रेनरीज कहलाया जाता है। ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ वीट प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आपका वीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यानी कि गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ पर इस रीजन के लिए, प्रेरीज के लिए हम क्या कहते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। डेयरी फार्मिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग है यहाँ की दूसरी मेजर इंडस्ट्री है। द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स ऑफ अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट में अटलांटिक कोस्ट है, वहाँ पर बहुत अधिक ग्रेट लेक्स होती हैं और यहाँ पर डेयरी फार्मिंग का वर्क किया जाता है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इस तरह से जो डेयरी फार्मिंग होता है और एग्रीकल्चर होता है ये एक तरह से प्रमोट करता है सेटिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको सेटअप करने में ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, काफ़ी इनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज मिनरल्स डिपॉजिट, पार्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स। देखिए यहाँ पर रोड्स का, रेलवेज का और कैनल्स का बहुत अच्छा नेटवर्क फैला हुआ है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो बहुत अधिक क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोल है, आयरन है, ये मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दिस रीजन हैव मेड इट द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड, और इस तरह से क्या है कि ये रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है इन द वर्ल्ड में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है द बेल्ट्स। देखिए द बेल्ट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर में। द बेल्ट्स के बारे में इसमें बताया गया है कि बेल्ट्स इज अ ग्रासलैंड। द बेल्ट नेम वाज गिवन बाय द डच सेटलर्स बिफोर साउथ अफ्रीका इज कोलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। देखिए जो बेल्ट्स है वो भी एक तरह से क्या है, ग्रासलैंड ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी घास के मैदान होते हैं, खुले घास के मैदान होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बेल्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के इस रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द बेल्ट्स। देखिए जो साउथ अफ्रीका का टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उसी को हम क्या कहते हैं, बेल्ट्स कहते हैं। बेल्ट्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वेरिंग हाइट्स ranging from 600 meters to 1100 meters. It is bound by the Drakensberg Mountains on the east. To its west lies the Kalahari Deserts. देखिए
ये जो बेल्ट्स रीजन पड़ता है आपका, ये आपका एक तरह से रोलिंग प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है, विद वेरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम 600, और इनकी जो हाइट होती है एक तरह से वो आपकी 600 से 1100 मीटर तक होती है। इट इज़ बाउंड बाय ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, और ये ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन से बाउंड किया हुआ है, ठीक है, ऑन द ईस्ट में। टू इट्स वेस्ट लाइज, और इसके वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या है कि हाई वेल्स हैं आर लोकेटेड दैट अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर, और ये लगभग 1600 मीटर इनकी हाइट है। इन द सम प्लेसेस, कुछ स्थानों में, ठीक है, कुछ स्थानों में क्या है, कुछ स्थानों पर 600 मीटर इनकी हाइट पाई जाती है, हाई वेल्स कहते हैं इनके लिए, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के मैप को देखो। नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय द वेल्स, कुछ कंट्रीज हैं जो कि बेल्ट से कवर किए हुए हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन। देखिए इसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो रिवर्स हैं, रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें आपके ऑरेंज एंड लिम्पोपो इस रीजन में ड्रेन होती हैं, बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट। अब देखिए बेल्ट्स के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप से होता है, कैसा पाया जाता है। द बेल्ट्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट। देखिए जो बेल्ट्स रीजन है उसमें माइल्ड क्लाइमेट पाया जाता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट पाया जाता है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। जो विंटर सीजन होती हैं वो कोल्ड होती हैं और ड्राई होती हैं, ठीक है, शुष्क होती हैं एक तरह से। टेम्परेचर्स वेरी बिटवीन 5 डिग्री एंड 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो टेम्परेचर्स वेरी करता है यहाँ पर वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, और जुलाई का जो मंथ होता है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है, यानी कि बहुत ठंडा मंथ होता है। यहाँ पर जुलाई के मंथ में क्या होता है कि बहुत अधिक कोल्ड होती है। समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म, और जो समर्स होती है वो शॉर्ट होती हैं और वार्म होती हैं, यानी कि बहुत समर सीजन होती हैं वो बहुत कम समय के लिए होती हैं वो, और वार्म होती हैं, ठीक है। जैसे जोहान्सबर्ग रिकॉर्डेड अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर इन द समर। जोहान्सबर्ग में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है समर में, समर सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है द बेल्ट्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। जो बेल्ट्स है इसमें जो रेनफॉल होती है वो मेनली आपके किस मंथ में होती है, नवंबर से फरवरी के बीच होती है, ठीक है, नवंबर से फरवरी के महीनों में होती है, ठीक है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशियन करेंट्स दैट वाज द सोर्स ऑफ द बेल्ट्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेनली दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ वार्म ओशियंस करेंट्स। यहाँ पर वार्म ओशियंस करेंट्स होती हैं, ठीक है, बहती हैं, जो कि इसके बेल्ट्स के सोर्स के लिए वॉश करती हैं। इफ़ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ फ्रॉम द जून टिल अगस्त ड्रॉट में ऑक्वर। देखिए और रेनफॉल होती है वो स्कैंटी इन द विंटर में होती है, बहुत स्कैंटी होती है, मंथ्स फ्रॉम जून, और जून के महीने में होती है, जून से अगस्त तक होती है, ठीक है। ड्रॉट में ऑक्वर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें कि फ्लोरा और फौना किस टाइप से पाए जाते हैं। फ्लोरा आपकी वेजिटेशंस होती है और फौना यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उन उसके बारे में, ठीक है। तो द वेजिटेशंस कवर इज स्पार्स। यहाँ की जो वेजिटेशंस है
ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप, यहाँ पर ग्रासेस पाई जाती हैं, ठीक है। रेड ग्रासेस ग्रो इन बुश बेल्ट्स, जो रेड ग्रासेस ग्रो होती है बुश बेल्ट्स में उगती है रेड ग्रासेस आपकी, ठीक है। इन द हाई वेल्स एकेसिया एंड मरूला आर सीन टू बी ग्रोइंग, यहाँ पर जो ग्रासेस हैं आपकी एकेसिया है, ठीक है, और मरूला, ये 2 टाइप्स की ग्रासेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो यहाँ ग्रो होती हैं। द एनिमल्स ऑफ द बेल्ट्स आर प्राइमरीली लॉयंस, और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं आपके लॉयंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कुडू ये पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 9.6 में यहाँ पर ये दिया हुआ है, लेपर्ड दिया हुआ है ये, ठीक है, लेपर्ड है ये, और ये यहाँ पर इस रीजन में पाया जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं पीपल के बारे में, यहाँ के पीपल के बारे में। बेल्ट्स आर नॉन द फॉर कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग, बेल्ट्स रीजन है वो आपका कैटल रेयरिंग और माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। द सॉइल आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द बेल्ट्स, यहाँ की जो बेल्ट्स रीजन की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल नहीं है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग वेरन सरफेस, ठीक है। यहाँ पर यहाँ की जो आपकी सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रासेस है वो इसको डिसकंटिन्यूअस करती है, ठीक है। और यहाँ का जो सरफेस है वो वेरन है, काफ़ी बंजर है एक तरह से, ठीक है, फर्टाइल नहीं है। हाउएवर वेयर द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन, फिर भी यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर जो लैंड फर्टाइल है, कुछ रीजन यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ फर्टाइल है जहाँ पर क्रॉप्स ग्रोन होती है। द मेन क्रॉप्स आर मेज, यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है मेज, वीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो, ये क्रॉप्स ग्रो होती हैं यहाँ पर। कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको, यहाँ की जो कैश क्रॉप है आपकी उसमें टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन, ठीक है, शुगर केन भी और कॉटन भी यहाँ पर ग्रो किया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है। सीप रेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, सीप रेयरिंग, यानी कि सीप को चराना, भेड़ों को चराना यहाँ का उनका पशुपालन करना यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, सीप का। सीप इज ब्रेड मेनली फॉर वूल एंड हैज गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन द बेल्ट्स, और सीप से क्या होता है कि यहाँ के लोगों के लिए वूल अवेलेबल होती है, ठीक है, और वूल की वजह से क्या है कि इस बेल्ट्स में क्या है कि वूल इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है यहाँ पर, ठीक है। जो मेरिनो सीप इज अ पॉपुलर स्पीसीज एंड देयर वूल इज वेरी वार्म, देखिए जो मेरिनो सीप है उससे यहाँ के लिए मेरिनो वूल प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वार्म होती है। ये जो वूल होती है, मेरिनो वूल होती है, वो बहुत ज़्यादा वार्म होती है, बहुत गर्म होती है। डेयरी फार्मिंग इज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, और डेयरी फार्मिंग भी इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कैटल आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर regions and the dairy products like butter, cheese are produced for the both domestic supply and also for export। देखिए जब डेयरी फार्मिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो बटर है, चीज़ है, वो उसका बहुत अधिक प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, और उस का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो आपके डोमेस्टिक सप्लाई के लिए किया जाता है, और इसके अलावा जो बचता है उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है, यानी कि बाहर भी भेज दिया जाता है उसके लिए, ठीक है। जब मात्रा से बहुत अधिक होता है तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। द बेल्ट्स हैव रिच
रिजर्व ऑफ मिनरल्स, जो बेल्ट है आपकी वो मिनरल्स में बहुत अधिक रिच है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बहुत अधिक डेवलप है, काफ़ी उसका डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोल और आयरन बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन। और गोल्ड और जो डायमंड है आपके, ठीक है, उसकी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग पाई जाती है, बहुत माइनिंग की जाती है, यानी कि गोल्ड और डायमंड माइन पाई जाती है यहाँ पर। और इस वजह से क्या है कि उसकी माइनिंग की जाती है और इसीलिए ये मेजर ऑक्यूपेशन बन गया है यहाँ के लोगों का, इस रीजन के लोगों का भी ये मेजर ऑक्यूपेशंस है। ठीक है, जोहान्सबर्ग इज नॉन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए कि जो जोहान्सबर्ग है, ठीक है, वो आपका वर्ल्ड का गोल्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको गोल्ड कैपिटल कहते हैं वर्ल्ड का। किम्बरले इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। और जो किम्बरले है वो आपका डायमंड माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लीड टू establishment of trade ties with Britain, and gradually South Africa became a British colony. This mineral rich area has a well developed network of transport। और देखिए इस वजह से क्या है कि यहाँ पर गोल्ड और डायमंड माइनिंग है काफ़ी किया जाता है। ठीक है, बहुत अधिक उसकी माइंस पाई जाती हैं, खाने पाई जाती हैं, और इसीलिए क्या है कि ये बहुत यहाँ पर इस चीज़ का बहुत अधिक ट्रेड किया जाता है। ठीक है, व्यापार किया जाता है, और इसीलिए क्या है कि दिस मिनरल रिच एरिया, ये एरिया जो है वो मिनरल में बहुत अधिक रिच है। हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी जो नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड है, यानी कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी विकसित है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चैप्टर हमारा यहीं लास्ट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।